हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू श्रद्धा ट्यूटोरियल्स। और हम लोग कर रहे थे क्लास 11 का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ये है उसका पार्ट नंबर 3। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं पहले एम्स बता देता हूँ। आज हम करेंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और मैं कोशिश करूँगा साथ के साथ तुम लोगों को स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व जो आता है वो भी दिखा दूँ। स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का जो ग्राफ बनता है वो। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, चलो। तो हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन पढ़ लिया था पिछली क्लास में, ठीक है। अब स्ट्रेस स्ट्रेन से हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैसे आया, देखो क्या हुआ। हमारे एक आए रॉबर्ट हुक्स करके, ठीक है। हुक्स लॉ सुना है? हुक्स लॉ, हाँ ये वही है। रॉबर्ट हुक्स आए, उन्होंने स्ट्रेस और स्ट्रेन की डिटेल में पढ़ाई करी। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा और उन्होंने क्या पाया कि स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन की, ठीक है। हमारा जो एक्सपेरिमेंट है उसमें ऐसे नहीं लिखा होता, उसमें लिखा होता है लोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सपेंशन ऑफ द वायर, ठीक है। इधर थोड़ा सा फर्क है बस वर्ड्स का, पर मीन वही है। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। शॉर्ट में बता देता हूँ, हुक्स लॉ कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो स्टोरी कुछ ऐसी है। हुक्स लॉ आए अपना 1679 में, 1679, हाँ 1679 में हुक्स लॉ आए। उन्होंने बोला कि जो वायर का एक्सपेंशन है वो मेरे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि उस वायर पे मैंने कितना लोड डाला है। अगर ये चीज़ घर पे देखनी है तो जो सिलेंडर देने के लिए अंकल आते हैं उनके पास एक वजन करने के लिए होता है, ठीक है, एक तोले जैसा तोलने वाला। उसमें भी हुक्स लॉ का ही पूरा परफॉर्मेंस चल रहा होता है। नीचे उसके एक ऐसे हुक लगा रहता है जिस पर हम वेट को या सिलेंडर को ऐसे लटका देते हैं और वो खिंचता है। ऊपर लगी होती है एक स्केल और साथ के साथ एक स्प्रिंग। वो स्प्रिंग के साथ एक अटैचमेंट लगी होती है जो स्केल से हमको बता रही होती है कि कितना लोड है। स्प्रिंग नीचे जाती रहेगी तब तक जब तक दोनों स्टैटिक इक्विलिब्रियम में ना जाए, लोड और स्प्रिंग की अपवर्ड रिस्टोरिंग फोर्स। जहां पे दोनों इक्वल आ गए वहां पे स्केल पे देख के मेरे को पता लग जाएगा इतना उस पर लोड है। तो हुक्स लॉ ने मेरे को क्या बताया, लोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सपेंशन, ठीक है। इसका कर्व बनाया उन्होंने जो कि आया एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। लोड वर्सेस एक्सपेंशन का कर्व बनाया, ठीक है। अब देखो लोड क्या होता है हमारा कि किसी चीज पे कितना भार डाल रहा हूँ, कितना बोझ डाल रहा हूँ, कितना फोर्स डाल रहा हूँ। फोर्स आ रहा है एक एरिया पे आ रहा होगा, इसलिए मैं इसको स्ट्रेस बोल सकता हूँ। स्ट्रेस क्या होता था? फोर्स पर एरिया, रिस्टोरिंग फोर्स पर एरिया, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सपेंशन। एक्सपेंशन वायर का नई लेंथ से कुछ नई वायर की लेंथ बनी होगी, डेल्टा एल आया होगा, कुछ चेंज आया होगा। ये जो चेंज आया है, चेंज इन डायमेंशन डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन, स्ट्रेन होता था, ठीक है। तो मैंने इधर से क्या कर लिया, लोड को स्ट्रेस शो कर दिया, एक्सपेंशन को स्ट्रेन शो कर दिया। इससे मेरे को पता लगा हुक्स लॉ ने ना सिर्फ इतना बोला कि लोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सपेंशन, बल्कि ये भी बोला स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अच्छा चलो अब बात कर लेते हैं इन डिटेल की। देखो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन मैंने लिखा है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो तुमको पता है एक नया कांस्टेंट आ जाता है, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू ई स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन तो तुम लोगों को पता है, ये ई क्या है? ई होता है हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है? एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, मटेरियल की। ये डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ मैटर के ऊपर, किस टाइप का मैटर ले रहे हो, किस टाइप के हमारे सब्सटेंस है, ठीक है। इसको निकालना हो तो सिंपल हमारा स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन कर दो, हमारा आ गया, ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। चलो अब जो हमारी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है इसकी यूनिट वगैरह की बात कर लेते हैं। मेरे को क्या निकालना है? ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो ये हो जाएगा स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस की यूनिट बोलो, स्ट्रेस की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, स्ट्रेन की नो यूनिट, स्ट्रेन की कोई यूनिट ही नहीं होती थी। तो ई की यानी कि हमारे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की क्या यूनिट्स आई? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला क्या हो गया ई निकालने का? स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन, ठीक है। चलो मिटा दो इतना, ये सब बस थोड़ा थोड़ा जानने का था। अब टॉपिक डाल लो हमारा पहला, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये क्या है? ई है हमारा। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को मैं ई से डिनोट करता हूँ। क्या होता है ये? स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन। स्ट्रेस मेरे तीन टाइप की थी मेनली, लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूमेटिक, शेयरिंग।
स्ट्रेन भी 3 टाइप की थी, लॉन्गिट्यूडनल, शेयरिंग और वॉल्यूमेट्रिक। जब मैं सेम टाइप के स्ट्रेस स्ट्रेन को लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन करूंगा तो मेरे पास एक स्पेशल टाइप की इलास्टिसिटी आएगी, एक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आएगी जिसको मैं यंग्स मॉडुलस बोलता हूँ। इन शॉर्ट में बोल दूँ, ई को मैंने 3 जगह पे तोड़ा है, किसमें? गामा, जी और बीटा। अब ये क्या क्या है देखो, गामा क्या है? यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस क्या है? देखो ई क्या होता था मेरा? स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन। जब मैं स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों लॉन्गिट्यूडनल टाइप के लूं तब उनका रेशियो जो होगा वो मेरे को क्या देगा? यंग्स मॉडुलस देगा। ठीक है, तो गामा इज इक्वल्स टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, जी क्या है? जी है मेरा शेयरिंग स्ट्रेस, शेयरिंग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, या फिर इसको हम बोलते हैं शेयरिंग मॉडुलस। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ इधर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, पार्टीशन कर देते हैं। जी इज इक्वल्स टू, अच्छा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी तब आता है जब मैं शेयरिंग स्ट्रेस वर्सेस डिवाइड बाय शेयरिंग स्ट्रेन का रेशियो निकालूं। शेयरिंग स्ट्रेस डिवाइड बाय शेयरिंग स्ट्रेन। ठीक है, वॉल्यूम, ये बीटा क्या है? बीटा होता है हमारा वॉल्यूमेट्रिक, सॉरी मॉडुलस और बल्क मॉडुलस। बीटा क्या होता है हमारा? बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस बीटा, बीटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो, 2 टाइप के हमारे हो चुके हैं, लॉन्गिट्यूडनल शेयरिंग हो चुका है, लास्ट हमारा बचा है वॉल्यूमेट्रिक। तो वॉल्यूमेट्रिक का जो रेशियो होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस वर्सेस वॉल्यूमेट्रिक डिवाइड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वही होता है हमारा बल्क मॉडुलस। अब देखो, कई बार मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को हम जी से डिनोट ना करके और भी सिंपल, जैसे कि हमारा नोटा हो गया, सिग्मा हो गया, इनसे डिनोट कर देते हैं। एसएल में शायद नोटा से कर रखा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कहीं पे भी तुमको ऐसा लग रहा है कि सिंबल याद नहीं आ रहा है, जैसे इधर रिजिडिटी की जगह जी की जगह अगर मैं नोटा लगाना चाहूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लगा सकते हो। पर पहले मेरे को लिख देना पड़ेगा क्या? जी इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, या फिर नोटा इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मेरे पास है ये चीज़। ठीक है, और ये हर जगह भी नहीं होती। कई लोग, तुम लोग फोर्स के जगह पे वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स लिख के आ जाओ, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू फोर्स, ऐसा भी नहीं होता। कुछ जगह पे होता है, कर सकते हो। ठीक है, चलो, तो ये हो गया हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। कुछ नहीं होता, बस शेयरिंग स्ट्रेस वर्सेस शेयरिंग स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है सीधा सीधा। सॉरी, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस वर्सेस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यंग्स मॉडुलस। शेयरिंग स्ट्रेस वर्सेस शेयरिंग स्ट्रेन, हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। बल्क मॉडुलस क्या? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, फॉर्मूला एक बार और देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा और खोल सकते हैं हम। जैसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है? एफ अपॉन ए। स्ट्रेन क्या होता है? डेल अपॉन एल। ठीक है, तो मैं जब इसको खोलूंगा तो मेरे को मिलेगा एफ एल बाय डेल एल ए। ठीक है, तो गामा इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू लेंथ, ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर डिवाइड बाय चेंज इन द लेंथ मल्टीप्लाई बाय क्रॉस सेक्शन एरिया। जी शेयरिंग स्ट्रेस क्या होता है? एफ अपॉन ए। शेयरिंग स्ट्रेन क्या होता है? डेल एक्स अपॉन एल। तो ये क्या हो गया? एफ एल बाय ए डेल एक्स। बल्क मॉडुलस एफ अपॉन ए डिवाइड बाय डेल वी अपॉन वी। ठीक है, डेल वी अपॉन वी। अच्छा, तो ये बनेगा एफ वी बाय डेल वी ए। अब देखो, लॉन्गिट्यूडनल के तो हमारा सेम ही होता है फॉर्मूला स्ट्रेन में, डेल अपॉन एल। लेकिन शेयरिंग स्ट्रेन में याद करो, डेल एक्स बाय एल को मैंने टेन थीटा भी बोला था, जहाँ पे थीटा की वैल्यू बहुत कम होने पे मैं टेन थीटा की जगह थीटा भी रख सकता था। तो इधर मैं फॉर्मूले को चेंज करके कैसे लिख सकता हूँ? ऐसे, एफ बाय थीटा ए। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते। तो चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, यंग्स मॉडुलस के ऊपर दिया हुआ है क्वेश्चन एसएल में। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द लेंथ ऑफ ए सस्पेंडेड वायर इंक्रीज्ड बाय 10 टू की पावर 4 बाय इट्स ओरिजिनल लेंथ व्हेन अ स्ट्रेस ऑफ 10 टू की पावर 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज अप्लाइड ऑन इट, कैलकुलेट इट्स यंग्स मॉडुलस ऑफ द वायर। ठीक है, तो देखो
सबसे पहला काम जो बच्चे नहीं करते हैं क्या, जो तुमको क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ है उसको लिख लो। गिवन क्या क्या है तुमको देखो, सबसे पहले तो तुमको द लेंथ ऑफ द वायर सस्पेंडेड इंक्रीज्ड बाय 10⁻⁴ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ से 10⁻⁴ टाइम्स वो बढ़ गई है, तो इधर तुमको सीधा सीधा रेशियो ऑलरेडी दे रखा है, डेल एल बाय एल तुमको ऑलरेडी दे रखा है 10⁻⁴। मेरे को कैसे पता कि रेशियो ही दे रखा है, इधर देखो, क्या इधर मीटर वगैरह कुछ लगा है, नहीं लगा, उसने सीधा सीधा बस ये बोल रखा है इतनी बढ़ गई है। अब ये मल्टीपल में तो चल नहीं सकती है, ठीक है, क्योंकि अगर चल रही होती तो भी इधर मीटर लगा होता, क्योंकि लेंथ की बात कर रहा हूँ, मीटर नहीं लगा है दैट मीन्स मीटर कट रहा होगा। ऐसा सिर्फ इधर हो सकता है कि रेशियो आ रही हो, ठीक है। दूसरी बात, मेरे को यूनिट से ही दूसरी चीज कैसे पता लगी, द स्ट्रेस ऑफ by its original length when a stress of 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर स्ट्रेस की यूनिट होती थी, ठीक है, और तुमको इधर सीधा सीधा बोल भी रखा है, तो स्ट्रेस गिवन है, क्या होता है स्ट्रेस, फोर्स अपॉन एरिया, गिवन है कितना 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो यंग्स मॉडुलस निकालना है, सीधा सीधा स्ट्रेस स्ट्रेन तुमको दे रखा है, स्ट्रेस तुमको दे रखा है, डालो निकालो, 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, आ गया आंसर। कितनी देर लगनी है, बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे से क्वेश्चन बनेंगे, प्रैक्टिस करते रहोगे तो अपने आप हो जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है, बस तुम लोगों को चीज़ें पकड़नी आनी चाहिए कि किस क्वेश्चन में हमको क्या क्या दिया हुआ है। पहली चीज़ मेरे को कैसे पता कि यहाँ पे यंग्स मॉडुलस ही लगना है, बात कर रहा है वो लेंथ की, लेंथ हम किस में पढ़ते थे, लॉन्गिट्यूडनल में, शेयरिंग में पढ़ते थे क्या, नहीं, वॉल्यूमेट्रिक में नहीं, सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल में, इसलिए मैंने यंग्स मॉडुलस लिखा है इधर, ना कि रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या बल्क मॉडुलस। तो इधर से मेरे को ये चीज़ पता लगी, स्ट्रेस दे ही रखा था, स्ट्रेन का मैंने रेशियो पता कर लिया कि 10⁻⁴ लगा हुआ है और कोई यूनिट नहीं है, नो यूनिट दैट मीन्स कोई रेशियो होगी, ठीक है, इसलिए मैंने इधर लिख दिया डेल एल बाय एल इज इक्वल टू 10⁻⁴। एक और क्वेश्चन दे दूंगा तुम लोगों को, ट्राई कर लेना, एक दो क्वेश्चन और दे दूंगा। यंग्स मॉडुलस बल्क मॉडुलस के ऊपर फिर से आएंगे थोड़ी देर बाद, अगले शायद लेक्चर में, क्यों, क्योंकि इनकी डेरिवेशन के ऊपर एक दो क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे एनर्जी ऑफ स्ट्रेच्ड वायर वगैरह, उनमें इनका यूज़ आ जाएगा, या फिर हमारा आगे जाके बल्क मॉडुलस के ऊपर भी एक डेरिवेशन बनेगी, तो वो आगे के लेक्चर्स देखते रहोगे तब पता लगेगा। अभी के लिए मैं शिफ्ट करता हूँ, क्योंकि अभी सिर्फ तुम लोगों को फॉर्मूले पता होना चाहिए, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, रेशियो है किस चीज़ का, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का, अलग अलग स्ट्रेस अलग अलग स्ट्रेन के साथ डिवाइड करोगे तो मेरे 3 मॉडुलस निकल के आते हैं। चलो अब बात कर लेते हैं स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व के ऊपर, जो कि आज के टॉपिक का, आज के लेक्चर का मेन टॉपिक है, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन। थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, ठीक है, इधर मैं डाल देता हूँ स्ट्रेस, इधर डालता हूँ स्ट्रेन। तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ उन्होंने बोला था स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, काफ़ी हद तक सही जाता है वो। यहाँ मान लेता हूँ मेरा ओरिजिनल है, ओरिजिन है 0, यहाँ पे मेरा कोई स्ट्रेन भी नहीं है, मतलब कोई चेंज भी नहीं है, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन ही है, और कोई वायर या जो भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर कोई स्ट्रेस भी नहीं है, यानी कि फोर्स भी नहीं है, ठीक है, 0 पे हम अभी। अब जैसे जैसे मैं स्ट्रेस डालूंगा स्ट्रेन भी उतना ही बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ये मान लेता हूँ मेरा आ गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब क्या होता है, यंग्स हमको हुक्स लॉ ने सही बोला कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, होता भी है एक पॉइंट तक, ए पॉइंट मान लेता हूँ इसको, ठीक है। ए पॉइंट क्या होता है अभी नाम बताऊंगा, स्टोरी सुनो पहले, स्टोरी इंटरेस्टिंग है। तो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन हमने देखा, ए पॉइंट तक मेरा कहीं पे आ रहा है बढ़िया अपना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब क्या होगा, ए पॉइंट उसकी लिमिट होगी, यहां तक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन चलेगा, इसके बाद क्या होगा, अब अगर मैं स्ट्रेस डालता हूं ए पॉइंट के बाद, अगर मैं स्ट्रेस डालता हूं थोड़ा भी, तो उसके कंपेयर में स्ट्रेन काफी ज्यादा बढ़ेगा, अब प्रोपोर्शनलिटी हट चुकी है, ठीक है। इसलिए क्योंकि ए जो की है वो मेरे को लिमिट दे रही है किस चीज की, प्रोपोर्शनलिटी की, इसलिए मैं नाम देता हूं ए को क्या, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट।
ए से बी क्या हो गया हमारा, सॉरी ए पॉइंट क्या हो गया हमारा, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। और 0 से ए तक जो पॉइंट है, 0 या ओ बोल लो, ओ से ए तक जो पॉइंट है उसको मैं क्या बोलता हूँ, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इस रीजन में स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। अब क्या होगा, ए के बाद टेढ़ी लाइन सीधी करते हैं, एक मिनट, स्ट्रेन, ठीक है चलो। अब क्या होगा, ए पॉइंट के बाद जब मैंने इस पे स्ट्रेस डाला बॉडी के ऊपर, तो जानी तो ये हमारे हुक्स लॉ से प्रोपोर्शनल में चाहिए थी, लेकिन अब थोड़े स्ट्रेस पे भी मेरा स्ट्रेन ज़्यादा निकल के आएगा। ठीक है, पहले मैं बना लेता हूँ पूरा, कुछ ऐसा बनेगा। ए पॉइंट के बाद जब मैंने स्ट्रेस डाला तो उस पर स्ट्रेन ज़्यादा निकल के आया। अब एक चीज़ समझ लो, क्या जो हम ये स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का कर्व बनाते हैं, ये इन जनरल स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का कर्व बनाया जाता है। हर बॉडी का स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का कर्व अलग निकल के आता है। एक रबर के लिए उसका इलास्टिक रीजन काफ़ी बड़ा होगा इन कंपेयर टू उसके प्लास्टिक रीजन के, जबकि कोई मड वगैरह हो गई उसके अंदर इलास्टिक लिमिट बहुत कम होती है। क्या होता है इलास्टिक रीजन, क्या होता है इलास्टिक लिमिट वगैरह सब बताऊंगा, प्लास्टिक लिमिट, प्लास्टिक रीजन सब आएगा, बने रहो, बस देखते रहो। ठीक है, ए पॉइंट से आगे गए, अब स्ट्रेस डालने पे स्ट्रेन मेरा रैपिडली इंक्रीज कर रहा है, पर अभी भी एक वो पॉइंट आएगा जहां तक अगर मैं स्ट्रेस डालता हूं तो भी बॉडी पूरी तरीके से अपनी शेप वापस ले लेगी। इसमें मैं कर क्या रहा हूँ एक्चुअली में, देखो बॉडी है, कोई स्ट्रेस स्ट्रेन नहीं है, मैं स्ट्रेस डालूंगा, स्ट्रेन आएगा और इधर तक आ गया मान लो। अब अगर मैं स्ट्रेस हटाता हूँ, स्ट्रेस मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स हटाता हूँ, ठीक है, स्ट्रेस में क्या होता था, एक फोर्स लगाते थे जिस वजह से रिस्टोरिंग फोर्स आती थी, मैं डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दूं तो रिफॉर्मिंग फोर्स उसको अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पे लेके आना चाहिए, यानी वापस जीरो पे लेके आना चाहिए, कोई स्ट्रेन नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं इधर तक लेके आया, ठीक है, मान लो इधर तक लेके आया, इधर तक लेके आने के बाद मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दी, तो क्या होगा, वो इसी पाथ को फॉलो करते हुए वापस आ जाएगा। ए तक लेके आया, डिफॉर्मिंग फोर्स हटाई, वापस लेके आ जाएगा। क्या अब, क्योंकि ए तक तो मेरा स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन चल रहा था, मेरा सवाल ये है क्या ए के आगे लेके जाने पे भी सेम चीज होगी? होगी, लेकिन एक लिमिट तक, कहाँ तक, मेरा बी पॉइंट तक। अब बी पॉइंट क्या है, बी पॉइंट को हम यील्ड पॉइंट भी बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट भी बोलते हैं। ठीक है, इधर लिख देता हूँ पॉइंट बी, यील्ड पॉइंट और इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट से इसका नाम पता लग रहा है, यहाँ तक बी पॉइंट तक ऑब्जेक्ट या जो हमारा सब्जेक्ट है उसकी इलास्टिक लिमिट है। इधर तक अगर मैं उस पर फोर्स डालूंगा, डिफॉर्मिंग फोर्स फिर हटा दूंगा, तो वो अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाएगी। ठीक है, जैसे कोई लोहे का स्केल है, थोड़ा सा फोर्स डालता हूँ, मान लो चलो यहाँ पे मेरे पास ये बड़ा वाला स्केल है बोर्ड का, ठीक है, इसके अंदर प्लास्टिक लिमिट बहुत ज़्यादा होती है, मान लो इसकी इलास्टिक लिमिट कुछ होगी, मेरे को नहीं पता क्या है, मैं इस पर फोर्स डालता हूँ, इसने अपनी शेप चेंज करी, स्ट्रेन आ गया, अब मैं डिफॉर्मिंग फोर्स हटाऊंगा, ये अपनी ओरिजिनल शेप पे आ गई, तो ये जो ओरिजिनल शेप पे आने की इसकी लिमिट है, इसी को बोलता हूँ मैं इसकी इलास्टिक लिमिट। ठीक है, वो लिमिट जहाँ तक मैं फोर्स डालूँ, डिफॉर्मिंग फोर्स डालूँ और हटाने पे स्ट्रेन पूरी तरीके से खत्म हो जाए, वो हो जाएगी उसकी इलास्टिक लिमिट। हर बॉडी का इलास्टिक लिमिट अलग अलग होता है, क्या पता मेटल्स के लिए छोटा हो, और जैसे हमारी रबर है, रबर के लिए काफ़ी ज़्यादा दूर आएगा। ठीक है, अब उसी की जगह अगर मैं मड वगैरह ले लूँ तो वो एक एकदम पास आएगा, मड पुडिंग वगैरह एक एकदम पास आएगा, पर रबर वगैरह हो गई उसके लिए बी एक बहुत दूर आ सकता है बी पॉइंट। कहने का मतलब क्या है, हर बॉडी के लिए बी पॉइंट अलग अलग हो सकता है। बी पॉइंट तक अगर मैं डिफॉर्मिंग फोर्स देता हूँ तब भी बॉडी सेम पाथ को फॉलो करते हुए आ जाएगी। बी पॉइंट क्या है मेरा, यील्ड पॉइंट और इलास्टिक लिमिट। ओ से डी रीजन जो होता है, इस रीजन को मैं क्या बोलता हूँ, इलास्टिक रीजन। इलास्टिक रीजन, जिन बॉडीज के अंदर इलास्टिक रीजन बहुत अच्छा होता है उनके अंदर अच्छी खासी इलास्टिक प्रॉपर्टी देखी जाती है, उन पर कितना भी फोर्स डाल लो, स्ट्रेस स्ट्रेन डाल लो, वो अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पे आ ही जाएंगे। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। अभी अगर मैं स्ट्रेस डालूंगा तो स्ट्रेन उस पर काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, थोड़े से स्ट्रेस के लिए भी स्ट्रेन काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, कर्व से पता लगता है। बी पॉइंट के बाद मैं इधर आ जाता हूँ डी पॉइंट पे। अब ये डी पॉइंट क्या है, डी पॉइंट होगा हमारा मैक्सिमम स्ट्रेस का पॉइंट। मैक्सिमम स्ट्रेस क्यों, देखो पूरे कर्व में ये जो पॉइंट है डी पॉइंट सबसे हाई पीक पे है, यहाँ पे स्ट्रेस सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ये होता है मेरा मैक्सिमम
मैक्सिमम स्ट्रेस या फिर ब्रेकिंग स्ट्रेस, इस पॉइंट तक मैं किसी बॉडी पर स्ट्रेस डाल सकता हूँ उसको बिना तोड़े। ठीक है, अब कोई स्केल है या कुछ भी चीज़ है, मैं उस पर स्ट्रेस डालता ही जाऊँ, फोर्स डालता ही जाऊँ, एक पॉइंट आएगा जब वो टूट जाएगा। उस पॉइंट पे जब वो टूट रहा हो, टूटने से जस्ट पहले, वो पॉइंट होगा मेरा डी पॉइंट। क्यों? क्योंकि उस पॉइंट तक मैंने उस पर मैक्सिमम स्ट्रेस डाला है। ठीक है, चलो डी पॉइंट लिख लेता हूँ मैं, इधर नीचे लिख लेता हूँ, पॉइंट डी, मैक्सिमम स्ट्रेस और ब्रेकिंग पॉइंट। पॉइंट ब्रेकिंग पॉइंट। पर बी से डी वाला रीजन क्या होता है? बी से डी वाला रीजन होगा मेरा प्लास्टिक रीजन। बी से डी रीजन क्या होगा मेरा? प्लास्टिक रीजन। ओ से बी तक क्या आया मेरा? इलास्टिक रीजन। बी से डी तक क्या आया मेरा? प्लास्टिक रीजन। ठीक है, बीच में बी से डी के पूरे रीजन में कहीं पे भी मैं एक पॉइंट ले लेता हूं, चलो यहां ले लेते हैं सी पॉइंट। ठीक है, अब ये सी पॉइंट क्या है? सी पॉइंट कुछ नहीं है, मैंने बीच में कहीं पे भी एक स्ट्रेस पॉइंट ले लिया उठा के रैंडमली। ठीक है, कोई नाम नहीं दूंगा मैं इसको, बी से डी तक में कोई भी पॉइंट ले सकते हो, कहीं पे भी सी पॉइंट दे दिया मैंने नाम उसको। अब क्या होगा? प्लास्टिक रीजन में ये पॉइंट आ रहा है, मतलब कि कुछ प्लास्टिसिटी छोड़ के जाएगा। ठीक है, बी उसकी इलास्टिक लिमिट के बाहर चला गया अभी। अब उस बॉडी पे मैं इतना स्ट्रेस डाल चुका हूं कि उस पर कोई परमानेंट स्ट्रेन रह ही जाएगा, उसकी इलास्टिक लिमिट के बाहर आ गया हूं मैं। ठीक है, सी पॉइंट पे आने के बाद, सी पॉइंट इधर भी ले सकता था बी के जस्ट बाजू में, और इधर भी ले सकता था, कहीं पे ले लो। ठीक है, सी पॉइंट पे आने के बाद अगर मैं डिफॉर्मिंग फोर्स हटा भी देता हूं तो भी रीस्टोरिंग फोर्स इतनी ज्यादा नहीं होगी कि उसको वापस ओ पे लेके आ जाए। क्या होगा? अब ये एक नया पाथ बनाएगा और कहीं मान लो ओ डैश पे आ गया ये, अब ये सीधा बी ए ओ करके नहीं आएगा, ऐसे करके नहीं आएगा, ये इधर से इधर ड्रॉप करेगा। ठीक है, और जहां पे ये गिरा, ये जो आया, ठीक है, ओ से ओ डैश जितना एरिया, ये होता है हमारा परमानेंट सेट या फिर परमानेंट स्ट्रेन। अब तुम सी पॉइंट को जितना आगे लेते जाओगे, हमारा जो ओ डैश है वो उतना ही बढ़ाता जाएगा। और देखो परमानेंट स्ट्रेन जो होता है ये भी अगेन हमारी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है वो कितना ज़्यादा दे रही है। ठीक है, चलो डी पॉइंट पता लग गया, बहुत बढ़िया। अब डी पॉइंट वैसे बुक्स में ज़्यादातर में डी पॉइंट तक ही दिया हुआ है, लेकिन आगे ई पॉइंट भी आता है एक, ई पॉइंट टेल के लास्ट में आता है ई पॉइंट। ई पॉइंट क्या होता है? फ्रैक्चर पॉइंट। फ्रैक्चर पॉइंट या फिर इसको रिपल्चर पॉइंट बोलते हैं। क्या होगा? अब देखो पूरा क्या हुआ, ओ से ए तक रीजन में तुम स्ट्रेस डालोगे उतना ही स्ट्रेन निकल के आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चल रहा है। ए से आगे चले गए, ए क्या है मेरा? प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। ये लिमिट है जहां तक मैं जितना स्ट्रेस डालूंगा उतना ही स्ट्रेन आएगा। अब ए से आगे गया, उसकी लिमिट से आगे गया, तो स्ट्रेन डालने पे, थोड़ा भी स्ट्रेस डालने पे स्ट्रेन मेरा ज़्यादा निकल के आएगा। ठीक है, कुछ पॉइंट बी तक। अब बी पॉइंट क्या है? बी पॉइंट है हमारा क्या? इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट मतलब यहाँ तक वो अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टी शो करेगा, उसके अंदर इतनी ताकत है कि बी पॉइंट तक ले जाने में या ए से बी तक कहीं भी रीजन में लेके जाऊँ तो वापस ओ पे ही लेके आएगा विदाउट एनी परमानेंट सेट या परमानेंट स्ट्रेन। ठीक है, बी पॉइंट के बाद आ गया हमारा डी पॉइंट। डी पॉइंट क्या है मेरा? मैक्सिमम स्ट्रेस या फिर ब्रेकिंग पॉइंट। मैक्सिमम स्ट्रेस से पता लग रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं मैक्सिमम कितना स्ट्रेस डाल सकता हूँ, वो हो गया उसका डी पॉइंट। ठीक है, चलो बी से डी के बीच में कोई पॉइंट ले लेता हूँ, सी पॉइंट। सी पॉइंट पे आने के बाद अगर मैं स्ट्रेस हटा भी देता हूँ, बी को क्रॉस करके भी हो सकता है, वो डी से जस्ट पहले भी हो सकता है, कहीं पे भी सी पॉइंट ले सकते हो। सी बी पॉइंट क्रॉस करने के बाद जब मैं सी पॉइंट पे आया और मैंने स्ट्रेस हटा दिया, अपना डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दी, तब भी वो वापस तो आएगा लेकिन कुछ परमानेंट स्ट्रेस के साथ, स्ट्रेन के साथ आएगा। डी पॉइंट हमारा हो गया ब्रेकिंग पॉइंट। ठीक है, लेकिन डी पॉइंट के बाद भी अगर मैं स्ट्रेस डालने की कोशिश करता हूं तो इधर देखो क्या हो रहा है, अब बिना स्ट्रेस डाले भी मेरी बॉडी नीचे की तरफ मूव कर रही है। अब स्ट्रेस कम हो रहा है और स्ट्रेन बढ़ रहा है, अब बॉडी फ्लो करने लग जाएगी। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है? जैसे हम वायर को ऐसे खींचते हैं
थोड़ी देर तक तो हमको बहुत फोर्स लगाना पड़ता है, एक बार खिंच गया, ठीक है। घर पे जो रबर वाली वायर होती है या फिर रबर वाली वायर, जो हमारे वायर होते हैं उसके ऊपर लाल पीला काला करके चढ़ रखा होता है ना रबर सा इंसुलेशन, वो उसको जब खींचते हैं, थोड़ा खींचोगे फोर्स लगेगा, और खींचोगे लंबी हो जाएगी, छोड़ने पे परमानेंट स्ट्रेस दे जाएगी, और भी ज़्यादा खींचोगे तब क्या होगा, वो फ्लो ही करने लग जाएगी, वो अपने आप ही ऐसी हो जाएगी ढीली ढाली सी, ठीक है। मतलब अब उस पर स्ट्रेस नहीं डालोगे ना, तब भी वो थोड़ा थोड़ा स्ट्रेन देने लग जाएगी, अपने आप लंबी होगी, अपने आप फ्लो करेगी, ठीक है। तो इसलिए वो ई पॉइंट तक आएगी, ई पॉइंट पे आने के बाद वो अपने आप ही ब्रेक हो जाएगी, अपने आप ही टूट जाएगी, फ्रैक्चर हो जाएगी, ठीक है। वैसे बुक्स में ज़्यादातर में डी पॉइंट तक दिया हुआ है, पर डी पॉइंट से आगे ई पॉइंट तक भी जाता है, और ई पॉइंट जो होता है काफ़ी सारे मैटर्स का डी के जस्ट साथ में होता है, कुछ मटेरियल में होता है कि डी और ई में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बहुत छोटा, ज़्यादातर में डी और ई सेम पॉइंट पे होते हैं, ठीक है। अब मैंने तुम लोगों को स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का पूरा समझा दिया है, इसके ऊपर नोट्स बना लेना अपने हिसाब से, पूरा समझा दिया है, एक बार बुक से पढ़ लोगे और अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि देखो हमारा काम है तुम लोगों को समझाना, करना तुमको ही पड़ेगा, ठीक है। पूरा अच्छे से समझा दिया है, अब अगर तुम बुक में देखोगे तो तुमको पूरी स्टोरी और अच्छे से क्लियर समझ में आएगी, ठीक है। और देखो होता है कि स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का जो कर्व है सीधा उठ के आ जाता है, ठीक है। तो एक बार इसको जल्दी से नोट कर लो। चलो, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का कर्व देख लिया, अब इसका यूज कहाँ होता है। स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन के कर्व के साथ हम किसी मटेरियल को डिवाइड करते हैं 3 तरीकों में, ठीक है। डक्टाइल या फिर टेंसाइल मटेरियल्स, ठीक है, ब्रिटल मटेरियल्स या फिर इलास्टोमर्स। अब क्या क्या होता है देखो, यूज फर्स्ट डक्टाइल टेंसाइल, डक्टाइल या फिर टेंसाइल में बांटने के लिए। अब डक्टाइल या टेंसाइल मटेरियल तुम कैसा लोगे, तुम डक्टाइल का मतलब क्या होता है, टेंसाइल का मतलब क्या होता है, ठोक पीट के प्लेट बनाना या फिर वायर बनाना। अब तुम ऐसा मटेरियल ले लो जिसमें बहुत मारने पे भी कोई परमानेंट स्ट्रेन ना रहे, मतलब उसकी इलास्टिक लिमिट ज़्यादा है, तुम फोर्स डाल रहे हो हथौड़े से मार के, लेकिन वो क्या कर रहा है, थोड़ा टेढ़ा होगा, लेकिन जैसे हथौड़ा हटेगा वो वापस से अपनी पोजीशन ले लेगा। ऐसा तुम क्यों लेना चाहोगे मटेरियल, तुम तो ऐसा लेना चाहोगे ना जिस पे तुमने एक हथौड़ा मारा वो मुड़ गया, ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं कि टूट जाए, अपना कुछ शेप चेंज करके जाए, एक परमानेंट स्ट्रेन के साथ जाए, ठीक है। तो इसलिए मैं डक्टाइल या टेंसाइल मटेरियल्स वो मटेरियल्स बोलता हूँ जिनके अंदर इलास्टिक लिमिट छोटी हो लेकिन प्लास्टिक लिमिट काफ़ी बड़ी हो। स्मॉल स्टिक लिमिट एंड लार्ज प्लास्टिक लिमिट, या मैं बोल सकता हूं और स्मॉल इलास्टिक रीजन एंड लार्ज प्लास्टिक रीजन, जिन मटेरियल्स के पास ऐसी प्रॉपर्टी होगी जिसका इलास्टिक रीजन छोटा प्लास्टिक रीजन बड़ा होगा, मैं उनको डक्टाइल या टेंसाइल बना सकता हूँ। सेकंड आ जाते हैं ब्रिटल। ब्रिटल क्या होंगे, नलके की हत्ती वगैरह देखिए या फिर कुछ ऐसे ज्वेलरी वगैरह होती है लोकल वाली, जिन पे अगर मैं फोर्स वगैरह डालता हूँ बीच में से टूट जाती है पूरी तरीके से, ठीक है, थोड़े फोर्स डालने पे टूट जाएगी, वो होते हैं ब्रिटल्स हमारे, ठीक है। जो बच्चों ने नलकों की हत्ती देखी होगी, गांव वगैरह कभी गए होगी अपने होम टाउन, तो पुराने टाइप के नलके होते हैं, उनकी जो हत्तियाँ जो वो होती है हैंडल्स होते हैं, वो ऐसे मटेरियल्स के बने हुए होते हैं, ठीक है, ब्रिटल्स की। इनमें क्या होता है, इनमें प्लास्टिक रीजन ब्रिटल्स के कंपेयर में छोटा होता है लेकिन काफ़ी मॉडरेट होता है, अच्छा खासा होता है, ठीक है। इनमें प्लास्टिक लिमिट छोटी होगी, प्लास्टिक लिमिट ज़्यादा होगी। प्लास्टिक रीजन स्मॉल, इनका प्लास्टिक रीजन स्मॉल होता है और इलास्टिक रीजन भी काफ़ी हद तक स्मॉल ही होता है, ठीक है। सॉलिड मटेरियल्स होते हैं ये। तीसरा टाइप जो होता है हमारा इलास्टोमर्स, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, नाम से पता लग रहा है इलास्टोमर्स, इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी इनके अंदर, यानी कि इलास्टिक रीजन लार्ज, ठीक है। तो मैंने स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन के कर्व के बेसिस पे 3 टाइप में बांट दिया है, ठीक है। और इलास्टिक रीजन बड़ा होने के साथ साथ इनके अंदर नो
प्लास्टिक रीजन, इनके अंदर कोई प्लास्टिक रीजन नहीं होता, किनके अंदर, इलास्टोमर्स के अंदर। फॉर एग्जांपल रबर है, खींचोगे छोड़ोगे वापस आ जाएगी, उसको बहुत ज़्यादा खींच दिया तो ऐसा तो है नहीं कि खींचने के बाद छोड़ने पे वो आएगी नहीं या फिर उधर ही रह जाएगी। प्लास्टिक रीजन का मतलब क्या होता है, कुछ अपना स्ट्रेन छोड़ के जाना, वो तो आ जाती है पूरी तरीके से। हाँ, उसकी इलास्टिक लिमिट को पार करना चाहोगे, बहुत ज़्यादा ही फोर्स दे दोगे तो या तो टूट ही जाएगी, सीधा डी पॉइंट पे आ जाएगी, सी पॉइंट तक जाएगी ही नहीं, बी से डी तक आ जाएगी सीधा। इनके इलास्टोमर्स में बी और डी पॉइंट बहुत क्लोज होते हैं, यानी उनके अंदर प्लास्टिक रीजन नहीं होता। ठीक है, एग्जाम्पल्स डक्टाइल टेंसाइल के लिए हमारा एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। ठीक है, ब्रिटल्स के लिए हमारे ब्रिटल्स के लिए एज सच कोई एग्जांपल तो याद आ नहीं रहा है मेरे को। ठीक है, कोई बात नहीं। इलास्टोमर्स के लिए हमारी इलास्टिक हो गई, पेपर हो गया और रबर हो गया। ठीक है, टिश्यू पेपर वगैरह। तो आज के लिए बस इतना ही। एक बार हमारा जो स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व था उसको बुक में से अपने अच्छे से नोट्स बना लेना, बुक में पढ़ना बुक में पढ़ लेना, वरना मैंने तुम लोगों को अच्छे से समझा ही दिया। ठीक है, तो रिवाइज करते रहो, क्योंकि एक बार सुनने से तो काम नहीं बनने वाला, रिवाइज करते रहोगे तभी कुछ होगा। स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन आ जाता है, यंग्स मॉडुलस में से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं इस चैप्टर में से, और बल्क मॉडुलस में से बनने के चांसेस कम है, पर यंग्स मॉडुलस के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो पढ़ाई करते रहो, चलो बाय।